हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ बेसिकली, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसके फेजेस बताए। इस वीडियो में बात करते हैं प्यारे बच्चा, जो हमारे एक्ट है उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से एक्ट आए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको जानना है चार्टर और एक्ट में क्या फ़र्क है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। एक होता है चार्टर, सुना है आपने चार्टर, एक होता है प्यारे बच्चा एक्ट। इसको बोलते हैं चार्टर ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अधिनियम। चार्टर और अधिनियम में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्टर एंड एक्ट, ये सबसे मेन इशू है, सबसे मेन टॉपिक है आपके पास जानना है क्या है चार्टर और क्या एक्ट। अगर बात करें यहां पर चार्टर की, चार्टर ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसा कानून है, दोनों कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों है। ये भी कानून है और ये भी आपका कानून है। लेकिन जो आपका चार्टर है ये दिया जाता है, ये बनाया जाता है या फिर ये इंप्लीमेंट करा जाता है क्वीन और किंग के द्वारा। किसके द्वारा? किंग के द्वारा, या फिर आपका क्वीन बोल सकते हो आप, है ना। और जो कानून है, ये वाला जो एक्ट है, ये भी एक्ट भी क्या कानून ही है, लेकिन ये बनाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट बोले तो आपका संसद। ये किसने, कौन बनाता है? ये आपका संसद बनाता है, और ये बनाता है किंग और क्वीन, या फिर बोल सकते हो आप इसको ये मोनार्की है। क्या है ये? मोनार्की है ये। समझे बात को? तो ये संसद बनाती है, ये कोई आपका मोनार्की बनाएगी, राजा बनाएगा, या फिर उसकी महारानी बनाएगी भाई। तो ये फर्क होता है चार्टर और एक्ट में। अगर कहीं पर एक्ट यूज करा जाता है तो आपने समझना है कि भाई एक्ट कहीं ना कहीं संसद ने बनाया है, ये कानून पार्लियामेंट में बोला है कि भाई ये कानून बनेगा, और ये इसमें बताया गया है, ये इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर कहीं पर आपका चार्टर यूज होता है, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो ये क्या है? ये आपका मोनार्की के द्वारा ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। या फिर बोल सकते हैं जो ब्रिटेन में जो राजा महाराजा, जो लोग बैठे हुए, राजा बैठे हुए हैं, जो उनकी रानी बैठी हुई है, वो कानून बना रहे हैं इंडिया के लिए, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में उस वक्त काम कर रही थी। अगर एक्ट आता है तो एक्ट कौन बना रहा है? जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो कानून बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, किसके लिए कर रही थी? वो ब्रिटेन के लिए, जो अंग्रेजों की सरकार है वहां पर, उनके लिए काम कर रही है बेसिकली इंडिया में। और यहां पर बात की जाए इसके अलावा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहां दिया गया है, जो फर्स्ट एक्ट अगर बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक्ट आया था, इसमें कहा गया कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाला पहला प्रयास था। ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, वो कैसे बिजनेस करेगी, किस तरह से बिजनेस करेगी, तो ये पहला प्रयास लगाया गया था, पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या हो जाएगा? जो गवर्नर है बंगाल का, वो गवर्नर जनरल बनाया गया है। पहले उसको गवर्नर कहा जाता था बंगाल का, लेकिन अब उसको क्या कहा जा रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ, या फिर गवर्नर जनरल। अब पोस्ट का नाम चेंज हो गया, गवर्नर जनरल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, या फिर बोल सकते हैं अंतिम गवर्नर। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? अंतिम मतलब लास्ट, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। और यहां पर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता। इस एक्ट के थ्रू, या फिर इस एक्ट के अनुसार 1774 को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। और एक्ट कौन सा है ये? 1773 का जो एक्ट आया था, ये एक्ट कहता है इंडिया में अब एक क्या होना चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो जस्टिस देने का काम करेगा,
और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपका वेट कर रहा हूं, देखूंगा आपको मैं बाद में कमेंट बॉक्स आपको देखूंगा मैं। अब बात की जाती है इसके अलावा यहां पर है आपके पास एक, ये बता दिया मैंने आपको चार्टर क्या होता है, एक्ट क्या होता है। अब बात की जाती है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बहुत आता है। 1757 में बंगाल के या फिर बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे, रॉबर्ट क्लाइव बने थे। जैसे ही प्लासी का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद गवर्नर बन जाते हैं बंगाल, उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो गवर्नर के किंग कौन हो गए, जो गवर्नर सॉरी बंगाल के जो कंट्रोलर कौन है, जो कंट्रोल कर रहे हैं वो आपका है गवर्नर। और इन गवर्नर का नाम क्या है, इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना। ये पहले गवर्नर बंगाल के कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। फिर आता है बात फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे मैंने बताया पहले गवर्नर जनरल, अब इस पोस्ट का नाम चेंज होकर क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो चुका है। और वॉरेन हेस्टिंग ये आपके पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, एग्जाम में आता है ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसके अलावा आगे नेक्स्ट क्या आया आपका, पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 को आया था और ये कहता है इट इंट्रोड्यूस ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। अब ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम हुआ क्या, ये दोहरी शासन प्रणाली क्या है, ये पहली बार इंडियन से सुना। अब इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंपनी बोथ रूल, ये कह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसमें रूल करेगी और जो कंपनी है वो भी रूल करेगी, मतलब दोनों ही शासन चलाएंगे। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, एक आपका कंपनी हो गई, ये दोनों ही रूल करेंगे इंडिया में। और इसके साथ साथ लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज स्टैब्लिश, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी तरफ से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट। और अपने आप ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, देखो ध्यान से, ये दो हो गई ना ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम या फिर ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम, दोहरी शासन व्यवस्था हो गई। मतलब ये भी निगरानी करेंगे, ये भी निगरानी करेंगे। अब बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रोजमर्रा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालेगी। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कौन कर रही है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, मेन काम आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करने वाला है, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट है वो। तो कंट्रोल पॉलिटिकल डिसीजन एंड पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो पॉलिटिकल राजनीतिक और जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, मेन कंट्रोल किसका रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, पावरफुल होंगे, उनके पास पावर काफी मात्रा में होगी। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, समझ गए। अब बात करें बहुत ही सिंपल वे में, साधारण वे में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। अब बात करते हैं आगे आपके हाउ ड्यूअल सिस्टम कंट्रोल कैसे वर्क करता है, काम करता है। ये कंपनी व्यापार और प्रशासन संभालेगी। कह रहा है जो कंपनी है ना वो ट्रेड देखेगी, बिजनेस देखेगी और एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, पर्चे बनाएगी, बिल बनाएगी भाई वो। लेकिन ब्रिटिश सरकार नीतिगत फैसले नियंत्रित करती है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो पॉलिसीज बनाएगी। तुमको यहां पर बिजनेस करना है, कंपनी को बस इतने में करना है, इतना रुपए लेना है। तो मेन जो पॉलिसीज मेकर है वो कौन है, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज्ड कंपनी, या फिर बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, पूरी निगरानी रख रही है किस पर, कंपनी पर। तो क्योंकि देखो कंपनी बहुत ज्यादा करप्शन कर सकती थी, भ्रष्टाचार कर सकती थी, लेकिन उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया इंडिया में, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल निगरानी करेगी किसकी, कंपनी की। और फाइनल अथॉरिटी वाज विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अंतिम फैसले होंगे, अंतिम फैसले का निर्णय कौन लेगी, वो ब्रिटिश सरकार लेगी या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल खुद से लेगा। तो पावरफुल कौन हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। बार बार बता रहा हूं आपको ये चीज। चलिए अब आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट। एक इससे पहले चार्टर एक्ट 1813 आता है, उसको बता देता हूं। चार्टर एक्ट क्या आता है, 1830 में क्या कहती है, सुनो बात को, उसको थोड़ा सा बता देता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कह रहा है, ये चार्टर एक्ट 1813 है ना प्यारे बच्चा, इसमें क्या होता है, जो कंपनी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही थी। मतलब जो यूरोप से एकमात्र कंपनी थी जिसका एकाधिकार था, मोनोपोली थी बिजनेस में,
अब 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बताया गया है, अब चार्टर कौन ला रहा है, याद है ना। तो अब इसमें कहा गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी का रूल नहीं होगा या कंपनी बिजनेस ही करेगी, अब और भी जो कंपनी है ना, इसने कंपनी के अलावा जो भी और यूरोपियन कंपनी है वो इंडिया में आ सकती है, बिजनेस कर सकती है, एक्सेप्ट चाय और चीन के साथ। वो चीन के साथ बिजनेस नहीं करेगी और चाय के साथ वो बिजनेस नहीं करेगी, चाय का बिजनेस नहीं करेगी। कौन? अदर कंपनीज। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, एकाधिकार था अभी तक, लेकिन अब इसका एकाधिकार खत्म कर लिया गया है। 1813 चार्टर एक्ट आया है, उसमें बताया गया है स्पेशल कि बाकी जितनी भी यूरोप की कंपनीज है सब बिजनेस करेंगे इंडिया में। अब इसका एकाधिकार नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो टी है, टी के लिए, टी का बिजनेस यही करेगी और चाइना के साथ में बिजनेस यही करेगी, बट बाकी जितने बिजनेस है वो अदर कंपनीज कर सकती है। क्योंकि आपको पता है जो चाइना है, चाइना भी किसके अंडर में था पहले? ब्रिटिश के अंडर में था। अब बात करें, अब यहां पर लिखा गया है नेक्स्ट वाला एक्ट 1833 में क्या बताया गया है? इट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। ये कह रहा है जो इसने प्रशासन को केंद्रीकृत किया। कैसे किया? ध्यान से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब समझो बात को, क्योंकि अभी तक अगर आपको ध्यान से पता हो, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, अभी तक क्या था? अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है वो बंगाल में बिजनेस कर रही थी। बंगाल बोले तो उड़ीसा और बिहार वाला जो एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, लगभग वो बंगाल में आता था, वो है ना, उसका वाला एरिया। उसके अलावा अब क्या करेगी? अब बंगाल से बाहर निकलेगी कंपनी, बंगाल से बाहर निकलेगी तो पूरे लगभग पैन इंडिया में, पूरे भारत में कंपनी क्या करेगी? बिजनेस करेगी। इसको कहा जाता है केंद्रीकृत प्रशासन। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उसका नाम रख दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? वो बना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल है, आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे? ये गवर्नर जनरल थे। क्लियर हुई बात आपको ये? चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे आपके पास लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी आपको पता है इसमें क्या हुआ था? 1857 आपको पता है क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था ना, अगर याद हो आपको, रिवॉल्ट हुआ था रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट में बहुत सारी चीजें बदल गई। अब इसमें क्या हुआ था? इट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज्यादा क्या कर रही थी? करप्शन कर रही थी। कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए ये फेलियर हुआ और विद्रोह हुआ इंडिया में। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बोला यार हम पता क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल नहीं करेगी, तो रूल कौन करेगी? सीधा वहां से क्वीन रूल करेगी, राजा महारानी हमारे रूल करेंगे। अब कंपनी का राज खत्म हो चुका है। फिर बनाया गया है यह रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद लागू हुआ। कब हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ये एक्ट लागू हुआ और इसमें क्या हुआ? पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। इसमें सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। अब जो पूरी पावर है वो किसके पास है? राजा और महारानी के पास है, ब्रिटिश क्राउन के पास पूरी पावर है। चलिए अब है यहां पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहां पर बताया गया है इंडियंस वर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो इंडियंस क्या कह रहे थे? इंडियन कह रहे हैं कि हमको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता, भारतीयों के साथ शोषण हो रहा है। तो क्राउन ने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ शोषण नहीं होने देंगे। अब शोषण नहीं होने देंगे तो क्या होगा भाई? इन्होंने कहा कि हम तुमको मौका देंगे, तुम हमारी विधायी परिषद में शामिल हो जाओ। विधायी परिषद मतलब जहां से कानून बनता है, समझे बात को? लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? ऐसी बॉडी जो कानून बना रही है। ये कह रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है अब इंडियंस को भी मौका दे देते हैं, कानून बनाने वाली जो सूची है, जो हमारी टीम है ना, गैंग है हमारी, उसमें तुम शामिल हो जाओ। फिर कह रहा है बिफोर 1861 ओनली ब्रिटिश ऑफिशियल मेड लॉज इन इंडिया। देखो 1861 से पहले क्या है? जो कानून है वो कौन बनाती थी, या फिर कानून बनाने वाली जो काउंसिल है, परिषद है, उसमें कौन शामिल होते थे? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोग ही शामिल होते थे। लेकिन कह रहे अब तुम भी शामिल हो। इंडियंस हैड नो रोल इन लॉ मेकिंग। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने लॉलीपॉप तो दे दिया लेकिन वो मीठा नहीं था, वो सिर्फ न्यूट्रल था, बिना चीनी की।
अब बिना चीनी के लॉलीपॉप दे दिया, कह रहे कि तुमको शामिल तो कर लेंगे लेकिन तुमको कानून बनाने का अधिकार नहीं देंगे हम। समझे बात को? ये कह रहे हैं भाई। आफ्टर दिस एक्ट, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सम इंडियंस वर अलाउड टू ज्वाइन द लॉ मेकिंग काउंसिल। लेकिन कुछ टाइम बाद कह रहे हैं कि उसके बाद इनको कुछ अधिकार दिए गए कानून बनाने के। जैसे दीज इंडियंस वर, पहले देखो नॉमिनेटेड, कुछ इंडियन ऐसे हैं जिनको नॉमिनेट कर दिया गया है जो सिर्फ ब्रिटिश के द्वारा चुने जाएंगे, ये कह रहे हैं, और नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। अब कह रहे हैं, देखो सुनो बात तो ध्यान से, काउंसिल में वो लोग ही बैठेंगे, विधायी परिषद में वो लोग ही बैठेंगे जिनको ब्रिटिशर्स खुद से चूज करेंगे, चुनेंगे। सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स कैसे लोगों को चुनेंगे? जो उनके फेवरेट लोग होंगे इंडिया में, जो कहीं ना कहीं उनके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छे लोग होंगे उनके लिए। समझे बात को? उनके लिए वो लोग अच्छे होंगे जो बुरा नहीं सोच रहे या फिर जो उनका अपोज नहीं कर रहे। तो अपनी काउंसिल में वो कौन से लोगों को लेंगे भाई? हो वो लेंगे ऐसे लोगों को जो उनके भले होंगे। अब सो इंडियंस गॉट अ स्मॉल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो थोड़ा सा अब हमको लॉलीपॉप मिल चुका है लेकिन अभी मीठा नहीं है भाई। कहीं ना कहीं हमको यहां से एंट्री मिल चुकी है इनकी विधायी परिषद में। विधायी परिषद मतलब जो इनके लिए कानून बनाती है इंडिया के लिए। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या हुआ? फिर कह रहे आफ्टर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ब्रिटिश स्टार्टेड इंक्लूडिंग इंडियंस। ठीक है, बता दिया मैंने। द फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड वाज द राजा ऑफ बनारस। जो बनारस के राजा थे उनको सबसे पहले नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेट मतलब चुना गया खुद से, बिना वोट डाले हुए, विदाउट वोटिंग करे हुए। जैसे आज देखा आपने एमएलए एमपीज है वो कैसे बनते हैं, उनको वोट डालते हैं हम लोग, फिर जाके वो एमएलए भी बनते हैं। लेकिन इनको क्या है, सिर्फ नॉमिनेट करा राजा ऑफ बनारस। कहीं ना कहीं राजा ऑफ बनारस इनके फेवरेट होंगे इसलिए इनको नॉमिनेट कर दिया गया। फिर बात करें, अलॉन्ग विद हिम सम अदर इंडियंस वर आल्सो नॉमिनेट। इनके साथ और भी कुछ इंडियंस को क्या करा गया, नॉमिनेट किया गया, चुना गया। आगे बात करते हैं यहां पर। फिर कह रहे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ था, ध्यान सुनो। जो 1892 का जो एक्ट आया था इसमें इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव को शुरुआत की गई और सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। किसमें, काउंसिल में। जो आपकी इनकी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या क्या है, बढ़ा दी गई। पीपल डिड नॉट डायरेक्टली वोट फॉर काउंसिल मेंबर्स। लेकिन अभी भी जो मेंबर्स है वो डायरेक्ट तरीके से वोट नहीं दे रहे हैं। जो काउंसिल में जो इनकी परिषद है, परिषद में अभी भी डायरेक्ट तरीके से वोट डाल के लोग नहीं जा रहे हैं। और फिर है इंस्टेड सम ग्रुप्स लाइक लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, जमींदार रिकमेंडेड नेम्स। अब सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को परिषद में, काउंसिल में लिया जा रहा था जो तो या तो फिर वो लोकल बॉडीज के कोई हीरो होंगे अच्छे खासे जिनकी पॉपुलर लोग होंगे, या फिर यूनिवर्सिटी के कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, या फिर जमींदार होंगे। सिंपल सी बात है, जैसे आज की डेट में इंडिया में भी होता है, बहुत ही नॉमिनेटेड पीपल होते हैं, जैसे जो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे हीरो है ना वो, उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए उनको नॉमिनेशन दिया जाता है राज्यसभा का। चलो भाई तुम राज्यसभा में बैठ जाओ, राज्यसभा में बैठोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने विचार रखोगे क्योंकि तुम्हारे पास इसकी एक्सपर्टीज है। जैसे अमिताभ बच्चन को एक्सपर्टीज है, समझे बात को, तो उनको नॉमिनेट किया जाता है। जो अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए या फिर सोशल वर्क में कुछ काम करते हैं तो उनको नॉमिनेट करके संसद में भेजा जाता है। सेम इसी तरह से कुछ हुआ था इस वक्त भी, सिर्फ इनको नॉमिनेट कर रहे हैं, अभी वोट नहीं डाल रहे हैं, हम लोग वोट डाल नहीं पा रहे हैं, समझो बात को। ब्रिटिश गवर्नमेंट देन सेलेक्टेड नॉमिनेटेड द मेंबर्स फ्रॉम द दोज नेम, बता दिया। सो पीपल हैड लिमिटेड पीपल नॉट फुल वोटिंग पावर। अभी भी हमको वोट डालने के अधिकार नहीं है। अब सोचो, इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, हमारे लिए कानून कौन बना रहे हैं, ब्रिटिशर्स बना रहे हैं। और अगर हमारे लोग संसद में जा भी रहे हैं, पार्लियामेंट में जा भी रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, नॉमिनेट हो गए विदाउट वोटिंग। अभी हम किसी भी इंडियंस को वोट डालने का अधिकार नहीं है भाई, समझे। अब बताता, अर्लियर काउंसिल हैड वेरी फ्यू मेंबर्स। कुछ टाइम बाद क्या है, हमारे काउंसिल में कुछ लोग ऐड कर लिए गए। फिर दिस एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर। इस एक्ट में क्या है, जो काउंसिल बनी थी हमारी विधायी परिषद, उसमें कुछ लोगों को बढ़ा दिया गया, फिर उसकी जो है आपका नंबर है वो इंक्रीज करेंगे। मोर पीपल कुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। अब क्या है, हमको थोड़ा सा डिस्कशन करने का मौका दिया गया है, हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं विधायी परिषद में, अपने विचार रख सकते हैं। अब है यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसमें इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट टू फॉर मुस्लिम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया, मुसलमानों के लिए या फिर मुस्लिम लोगों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक विचारधारा थी वो यहां से उत्पन्न हो चुकी है। कॉम्युनल यहां से
वर्ड आ चुका है एक। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचते थे ब्रिटिशर्स, हम वैसे इंडिया को तोड़ नहीं सकते, धर्म के नाम पे हम इनको तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने धर्म के नाम पर से क्या करा, मुस्लिमों को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया, इलेक्टोरेट दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उनको रिजर्व सीट्स दी जाएगी, उनको अलग से मेंबर बनाया जाएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ही इलेक्शन लड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भेदभाव इन्होंने यहां से शुरू करा। इन्होंने जो है अपना धर्म के नाम में बांटने का इन्होंने की विचारधारा थी, तो विचारधारा यहां से उत्पन्न हो चुकी है। तो ये सबसे गलत काम इन्होंने यहां से किया है। और फिर इसको ऑल्सो कॉल्ड मॉरले मिंटो रिफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं। अब भाई ऐसा ऐसा कैसा रिफॉर्म जो तुम धर्म के नाम पे तोड़ रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब मॉरले कौन थे, मिंटो कौन थे, जान लीजिए यहां पे। अब इंडियंस वर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब भारतीय को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, जो कार्यपालिका है उसमें कुछ इंडियंस को भी शामिल कर दिया गया है। फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले ऐसे इंसान या पहले ऐसे भारतीय जिनको कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उनका नाम था, याद करना है आपको। फिर बात आए, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। अब यहां पर क्या है, ध्यान सुनो, अब ये ऐसा एक्ट था 1909 का जिसमें हमको क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी है। जो विधायी परिषद बनी है, जो आपका काउंसिल है, काउंसिल में बहुत सारे लोग हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अभी तक हमको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था काउंसिल में, लेकिन अब इंडियंस को क्या है, प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल चुका है इस एक्ट के थ्रू। अब बात करें मेंबर्स कुड डिस्कस बजट, अब यहां पर जो हमारे सदस्य हैं वो बजट में भी चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं बजट बनाने में। बजट बनाने में कहीं ना कहीं इनका रोल भी अब इंडियंस का आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस की जो पावर है धीरे 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 बढ़ रही है। तो ये आपको इसमें सीखना है, हमारा जो डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा जो संविधान है उसका विकास कैसे हो रहा है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, समझे। चलिए भाई आगे बात करें। अब यहां पे देखो, जॉन मार्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। अब यहां पे एक वर्ड कहा गया है कि मैंने कहा था मॉर्ले मिंटो एक्ट, कहा था मैंने आपको, तो मॉर्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। जॉन मॉर्ले इनका पूरा नाम था, सेक्रेटरी थे इंडिया के, जो सेक्रेटरी थे उस वक्त वो कौन थे, मॉर्ले थे। कब, 1909 में। और मिंटो कौन थे, उस वक्त वॉइस रॉय थे, उस वक्त वॉइस रॉय थे, समझे बात को, उस वक्त वॉइस रॉय थे। तो इसलिए इस एक्ट को कहा जाता है मॉर्ले मिंटो एक्ट। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, हमारे लिए एक्ट बनाया, इसलिए इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो एक्ट। फिर एक वर्ड आया वॉइस रॉय। अब ध्यान सुनो, जैसे मैंने बताया था आपको 1857 तक क्या है, बिल्कुल कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को खूब अच्छे तरीके से लूट रही थी। जैसे ही विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, वैसे ही क्राउन कहता है वहां से कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी टाटा बाय बाय बोल देगी, अब उसका कोई रोल नहीं है, अब सीधा हम काम करेंगे। और इनका जो काम करने वाला जो आदमी है वो गवर्नर जनरल से अब क्या हो चुका है, वॉइस रॉय हो चुका है। नाम बदलने से नहीं होता भाई, काम बदलने से होता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम बदला, यहां पर इन्होंने नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब हो चुका है वॉइस रॉय। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे। मुझे उम्मीद है आप जल्दी से बता दोगे। आया बात समझ में। अब ये कह रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट मींस पीपल वोट ओनली फॉर देयर ओन कम्युनिटीज। ये कह रहा है कि भाई अगर तुम यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग होता है कि तुम अपनी कम्युनिटी को ही वोट डालोगे बस। तो यहां से इन्होंने कम्युनलिज्म को पैदा कर लिया। अब कम्युनलिज्म पैदा होगा तो धर्म के नाम पे लोग लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया का बंटवारा होगा। तो यहां पर वो बीज बोया गया है पाकिस्तान को उत्पन्न करने का मॉर्ले मिंटो एक्ट के थ्रू, समझे बात को। अब बात करते हैं यहां पर मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर दिस एक्ट। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो भाई जिसको पीटना है ना, सपनों में मॉर्ले मिंटो को जाकर के खूब कुटाई करो इनकी, इन्होंने वो बीज बोया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। मुस्लिम कुड वोट फॉर ओनली मुस्लिम कैंडिडेट, ओनली मुस्लिम कुड बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स, अदर कम्युनिटीज कुड नॉट वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। अदर कोई भी समुदाय मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं डालेगा, ना ही वो इलेक्शन लड़ सकता। बताओ ये कैसा एक्ट है। चलिए भाई अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
ठीक है। 1919 का जो एक्ट आया था इसमें क्या क्या बताया गया है, चलो इसको मैं आगे अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये वाला जो आपका है पोर्शन है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। पॉलिटी में आपको बिल्कुल एकदम हीरो बना दूंगा मैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में पार्ट 3 में।